हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम व्हाई डू वी फॉल का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स, सबसे पहले आपको एड्स जो है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। AIDS, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो एड्स एक वायरस के द्वारा होती है, आपने सुना होगा। तो उस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। तो एक एड्स एक टाइप के रेट्रोवायरस से होती है, जिसको हम बोलते हैं HIV वायरस। तो HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। HIV कौन से टाइप का वायरस है? तो इट इज़ ए रेट्रोवायरस। तो एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कोज कर रहा है? तो एक रेट्रोवायरस इसको कोज करता है, जिसका नाम है HIV। तो HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आगे देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि भाई कैसे फैलता है एड्स। द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। एक रोगी से एक हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे फैलता है? सबसे पहला जो है वो है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और कोई हेल्दी पर्सन है, वो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, तो उसके द्वारा एड्स हो सकता है। अगला है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि कि कोई ऐसा आदमी जिसको एड्स है और उससे कोई खून लेता है, तो उससे भी आपको एड्स हो सकता है। तीसरा है यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड। यदि कोई ऐसा पर्सन जिसको एड्स है और उसकी लगाई हुई आपको सुई आप यूज करते हो, या उसकी यूज़ की हुई ब्लेड आप यूज करते हो, क्योंकि ब्लेड जब जैसे कि शेविंग करते हैं तो उस दौरान हो सकता है कि कहीं पर कट लग गया हो। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने जब किया हो तो कट लगा हो और उस ब्लेड के ऊपर उसका ब्लड लग गया है, खून लग गया है। अब उसी ब्लेड से यदि आप शेव करोगे या आप यूज करोगे उसको, तो वो जो ब्लड उसके ऊपर लगा हुआ है, कट जब लगा था, तो जब आप करोगे तो आपके भी कट लग सकता है, तो वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो मतलब जो उसका ब्लड था वो आपके ब्लड से कांटेक्ट हो सकता है, और यदि उसमें वायरस है तो वो आपके खून में जा सकता है। ऐसे ही निडल का है कि ऐसी निडल जो दूसरों को लगाई गई है वो आपके ऊपर ना हो। आपका फोर्थ रीज़न है दिस मे बी ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फिटस। यदि कोई माँ है उसको एड्स है और उसका बच्चा कोई पेट में पल रहा है, तो उसके भी होने के चांसेस हैं। होता नहीं है, चांसेस लास्ट में बनते हैं जब वो पेट से बाहर निकलता है बच्चा, तो उस दौरान वो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। तो मेन हमने जाना कि भाई जो एड्स के फैलने का कारण है कि वो बॉडी फ्लूइड कि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन का जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड हो गया या कुछ भी लगा लो आप, जो बॉडी फ्लूइड के थ्रू यदि वो कांटेक्ट हो रहा है, अगर दोनों के खून आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, या अलग बॉडी फ्लूइड जैसे कि आपका सीमन हो गया, तो ये अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके दौरान एड्स फैल सकता है। तो हमें याद रखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। आपको ये चारों पता होने चाहिए कि कैसे फैलता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, भाई उपाय क्या हैं इसके। तो जो आपको बताए हैं कि भाई जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उनसे हमें बचना है, ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो देखिए, पहला, अवॉइड ट्रांसफ्यूज़न ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। खून जो चढ़ाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, उसको अवॉइड करना चाहिए। यदि वो इन्फेक्टेड पर्सन से लिया गया, उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए शुरू में। दिस कैन बी डन बाय टेस्टिंग वेदर द ब्लड इज HIV नेगेटिव और पॉजिटिव। तो खून चढ़ाने से पहले उसका प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि उसके अंदर HIV वायरस है कि नहीं। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल एंड सिरिंज। तो जब इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे ही नीडल और सिरिंज का यूज करें जो कि डिस्पोजेबल हो, मतलब जो सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको फेंक दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा। अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पर्सन। कोई भी अननोन पर्सन है जिसको नहीं जानते हैं, उसके से सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट है अवॉइड द सेम रेजर यूज्ड इन द सैलून्स।
जो नाई की दुकानें होती है वहाँ पे एक ही रेज़र या एक ही ब्लेड को बार बार यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्लेड सिर्फ एक ही पर्सन के ऊपर यूज़ होना चाहिए शेविंग के लिए। आगे जो आपका टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गो टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। अलग अलग जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग जो आपके सूक्ष्म जीव हैं जो आपको बीमारी पैदा करते हैं, वो आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके से जाते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग टिश्यूज़ या अलग अलग सेल टाइप्स को वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। ऐसे माइक्रोब या ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारियां करेंगे और वो आपके नाक के थ्रू, जो आप सांस ले रहे हैं तो नाक के थ्रू आपके अंदर जाते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो हमें लंग्स तक पहुंचकर लंग्स की डिजीज़ को ही करेंगे। जैसे कि आपका टीबी है, बैक्टीरिया विच कॉजेज द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो टीबी करते हैं तो वो आपके नाक के थ्रू अंदर घुसते हैं शरीर में और वहाँ से आपके जो लंग्स हैं, जहाँ जिससे आप सांस लेते हैं अंदर, तो वहाँ पर जाकर के वो इन्फेक्शन करते हैं और डिजीज़ पैदा करते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट। जो आपके मुंह के थ्रू एंटर होते हैं आपके शरीर के अंदर, वो आपके पेट में जाते हैं। ज़्यादातर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि जो मुंह से ही घुसा वो सिर्फ पेट में ही जाएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ये ज़्यादातर जो स्टडी की गई है उसके हिसाब से बताया गया है। जैसे इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया विच कॉजेज टाइफाइड। तो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, तो वो जो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड करता है वो क्या करता है, आपके मुँह से घुसता है पानी और गंदे खाने को खा करके, और वो आपके पेट में जा कर के डिजीज़ पैदा करता है। और लीवर, या तो पेट में जाएगा या आपके लीवर में जाएगा। जैसे लीवर में कौन जा रहा है, बैक्टीरिया विच कॉजेज जॉन्डिस। जो आपको जॉन्डिस जो बैक्टीरिया करता है वो आपके मुंह के थ्रू एंटर होता है और वहाँ पे बाद में आपको जॉन्डिस करता है। तीसरा देखिए, वायरसेस विच कॉज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने अभी बात की एड्स के बारे में, तो आपको पता है HIV वायरस है। HIV वायरस आपको बताया था कि भी जो डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू वो एंटर होता है, तो हम कहेंगे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। जब भी दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बॉडी फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उस दौरान वो स्प्रेड होता है और स्प्रेड होकर के लिम्फ के थ्रू होते हुए हर एक बॉडी पार्ट तक वो पहुँच जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो डैमेज करता है। तो एड्स के अंदर क्या होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कमज़ोर हो जाती है कि नॉर्मल सा बुखार भी ठीक नहीं हो पाता है, नॉर्मल सी इन्फेक्शन भी ठीक नहीं हो पाती है। तो आपका जो एड्स होता है उसके अंदर वो आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। आपके अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे इम्यून सिस्टम के अंदर। तो वो टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और आप नॉर्मल से बीमारी भी आपकी ठीक नहीं हो पाती है। चौथा देखिए, वायरसेस विच कॉजेज जैपनीज एनसेफेलाइटिस, या इसको हम कहते हैं ब्रेन फीवर। एक जैपनीज एनसेफेलाइटिस एक डिजीज़ होती है जिसको एक वायरस कॉज करता है, विच एंटर्स द बॉडी थ्रू द मॉस्किटो बाइट एंड गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई मॉस्किटो है, कोई मच्छर है, उसके ब्लड के अंदर या उसके हम कहेंगे बॉडी फ्लूइड के अंदर ये आपका वायरस प्रेजेंट होता है। जब वो मच्छर आपके ऊपर बैठता है और आपको काटता है तो वो जो ब्लड होता है वो शक करता है आपका, और उसी दौरान कुछ न कुछ ब्लड आपसे आपकी बॉडी के थ्रू भी उसका एंटर हो जाता है। और क्योंकि मच्छर के ब्लड में वो वायरस है तो वो आपकी बॉडी में हो जाएगा और आने के बाद वो क्या करेगा, आपके ब्रेन दिमाग के अंदर जाता है और दिमाग को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन फैला देता है दिमाग में। तो ये क्या है आपके अलग अलग भी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब है, पैथोजन है, हर एक जो सूक्ष्म जीव है जो बीमारी करता है वो एक ही ऑर्गन के पे जाएगा, एक ही तरीके से काम करेगा।
हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका अलग है, हर एक बॉडी को डैमेज अलग अलग तरीके से करता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि भाई जब इलाज करते हैं तो क्या मेन प्रिंसिपल होना चाहिए। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। जो आपकी इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं, जो जल्दी से स्प्रेड हो जाती हैं, जो हवा, पानी, वाटर, या हम कहेंगे कि एक दूसरे से कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, तो उसको हम 2 स्टेप में ठीक करते हैं। देयर आर टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिजीज सिम्टम्स एंड टू किल द माइक्रोब। पहला है कि वो जो डिजीज़ है, वो जो बीमारी है जिसके कारण आपको अलग अलग सिम्टम्स, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसको कम करना। जैसे कि अगर कोई टाइफाइड का आपके बैक्टीरिया अंदर हो गया हो, सैल्मोनेला टाइफी, तो सैल्मोनेला टाइफी अब आपके पेट में चला गया है, वो आपको बुखार करेगा। तो बुखार क्या है? उसका सिम्टम है, एक लक्षण है। आपका बॉडी पेन होगा, बुखार होगा, हाई टेम्परेचर जाएगा। तो वो जो सिम्टम है, मतलब जो बीमारी के लक्षण हैं, उनको कम करना है पहला स्टेप में। और दूसरा स्टेप में वो जो अब भाई बैक्टीरिया आपके अंदर हो चुका है बॉडी के अंदर, उस बैक्टीरिया को भी मारना है। लक्षण तो ख़त्म करना ही है, साथ में बैक्टीरिया को मारना भी है। तो 2 स्टेप है। देखिए पहले क्या करते हैं, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़, कि जो बीमारी के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन्स टू ब्रिंग डाउन द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन। तो हम उसमें ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे ये बुखार हो गया, आपका दर्द हो गया, लूज मोशंस हो गया, इसको कम किया जा सके। एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व और एनर्जी। और आप बेड रेस्ट करेंगे, बॉडी को रेस्ट देंगे, तो जिसके कारण आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। अगला स्टेप है कि भाई उस माइक्रोब को मारना है जो कि डिजीज़ कर रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, टेकिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल द माइक्रोब्स एंड डिजीज इज क्योर्ड। तो माइक्रोब्स को मारने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं भाई, ऐसे केमिकल जो कि दूसरे जो माइक्रोब्स हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। एंटीबायोटिक्स याद रखना आपको, सिर्फ बैक्टीरिया को ही मार सकती है, वायरस को एंटीबायोटिक नहीं मार सकती। वायरस का कोई इलाज नहीं है, वायरस जल्दी से चेंज होता रहता है, जिसके कारण उसके एंटीबायोटिक नहीं बना सकते हैं, या हमको कह सकते हैं कि उसकी केमिकल ड्रग नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वायरसेज के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और जो अलग ड्रग्स यूज करते हैं जो कि माइक्रोब को किल कर लेते हैं, और जिसके कारण जो बीमारी है वो क्योर हो जाती है। देखिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, बचें कैसे भी। देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। जो इन्फेक्टियस डिजीज़ से बचने के 2 तरीके हैं। एक तो जनरल वे होता है, कुछ एक जो सामान्य तरीके हैं, और एक स्पेसिफिक वे, जो कुछ एक स्पेशल तरीके हैं। देखिए जनरल वेज क्या हो सकते हैं, पब्लिक हाइजीन, साफ़ सफाई रखें, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्दी टू रजिस्ट द इन्फेक्शन। तो वही है जो हमने पीछे पढ़ा था कि भाई हाइजीन, अपने आसपास सफाई रखें, न्यूट्रिशन अच्छा लें, बैलेंस डाइट लें, उसके बाद वैक्सीनेशन लें टाइम टाइम पे, अपना न्यूट्रिशियस फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। तो वही आपके जनरल वे कि कैसे बचें, तो हाइजीन हो गया आपका, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड हो गया, न्यूट्रिशियस फूड हो गया, और अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। एयरबोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड। तो एयरबोर्न डिजीज़ हैं जो ऐसे डिजीज़ जिनके डिजीज़ करने वाले सूक्ष्म जीव हवा के अंदर हैं, तो हम उससे हम बच सकते हैं कि हम ऐसी जगह ना जाएं जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। वाटरबोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसी बीमारियां जो ख़राब पानी या गंदा पानी पीने से होती हैं, तो उसको हम बच सकते हैं कि वहाँ पर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी की अच्छी सुविधा कर दी जाए, तो बच सकते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरनमेंट। वेक्टर बोर्न, जो अलग अलग वेक्टर्स जैसे कि मच्छरों से फैल रही हैं, तो अलग अलग वेक्टर से जो फैल रही हैं, तो उनका है कि भाई अपना एनवायरनमेंट, अपने आसपास का माहौल जो है वो अच्छा रखें। अब है स्पेसिफिक वेज, एक स्पेशल तरीका होता है इम्यूनाइजेशन। देयर आर डिजीज स्पेसिफिक मेजर्स विच आर यूज टू फाइट दैम। एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, उसके लिए अलग तरीका है। ऐसा नहीं है कि हर एक बीमारी के लिए एक ही तरीका अपनाओगे।
तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो एक स्पेसिफिक मेजर होता है, एक स्पेशल तरीका होता है एक पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए। इट इज़ डन बाय इम्यूनाइजेशन। तो इससे क्या होता है, इम्यूनाइजेशन जो तरीका है इससे किया जाता है। इम्यूनाइजेशन होती क्या है, तो देखिए, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट टू फूल हिज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज़। देखिए, मैं आपको इम्यूनाइजेशन समझाऊंगा पोलियो की जो बीमारी होती है उसको लेकर के। जैसे आपको पता है बच्चे को 5 साल तक पोलियो पिलाया जाता है। वो क्यों पिलाया जाता है, और पोलियो की जो ड्रॉप होती है उसमें होता क्या है। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो आपके लिम्फ्स जो होते हैं उसको अफेक्ट करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है बच्चों में। और पोलियो एक वायरस के कारण होता है जिसको हम कहते हैं पोलियो वायरस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पोलियो वायरस जो आपकी जो पोलियो की ड्रॉप है उसके अंदर क्या है, ये पोलियो वायरस ही है। आपको जानकर के अचंभा होगा कि जो वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन जो दे रहे हैं हम उसके अंदर वो पोलियो वायरस ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक पोलियो वायरस में एक मॉडिफिकेशन की गई है कि वो बहुत वीक है, वो कमज़ोर है, वो वायरस वो बीमारी नहीं कर सकता, उसको वीक किया हुआ है बहुत ज़्यादा। या तो उसको मतलब आप लगा सकते हैं उसको अधमरा किया हुआ है, तो अधमरा तो डिजीज़ नहीं कर सकता। अब वो डिजीज़ तो नहीं करेगा, लेकिन जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारे शरीर की, वो उसको देख करके अलर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अधमरा तो पहले ही है। और हमारी बॉडी अलर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि जब भी कोई बाहर का मटेरियल या हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल बाहर से कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसको मारने का काम करती है, और मारने के लिए हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। नाम याद रखना है, एंटीबॉडीज़। तो देखिए, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं कब, जब कोई बाहर से बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर घुसता है तो उस बैक्टीरिया वायरस, हर एक बैक्टीरिया वायरस के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। हर एक बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी बनती हैं। तो मान लीजिए कोई पोलियो वायरस है, तो हमने पोलियो की जो इम्यूनाइजेशन करी उसमें क्या किया, एक अधमरा पोलियो वायरस हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया। अब बॉडी होगी अलर्ट, बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ली, और वो अधमरा था तो उसके ऊपर कंट्रोल भी कर लिया जल्दी ही। अब क्या होगा, जब एक्चुअल में मान लीजिए असलियत में जब वो वायरस कहीं बाहर से आपके शरीर में घुसेगा तो हमारी बॉडी पहले से ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना चुकी है, उसको मारने का सामान तैयार कर चुकी है। अब वो जब असलियत में आमना सामना होगा वायरस से हमारी बॉडी का, तो उस टाइम हमारी बॉडी उसको जल्दी से मार पाएगी। तो मतलब हमारी बॉडी ने उसके ऊपर जल्दी से कंट्रोल कर लिया। इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। Not only does our immune system fights the disease-feedable pathogen, but also keeps a memory of the incident by keeping those antibodies in blood. एक और बात याद रखनी, मेमोरी। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो याद रखती है, उसकी याददाश्त भी है। जैसे कि आज 1 साल पहले आपको पोलियो की ड्रॉप पिलाई, तो वो जो एंटीबॉडीज़ उस पोलियो की ड्रॉप के अंदर जो वायरस थे उसके खिलाफ बनी थी, वो एंटीबॉडीज़ हमारे खून के अंदर रहेंगे। तो वो क्या है, मेमोरी है, उसकी याददाश्त में है। और जब तक असलियत में वो आएगा तब वो अपने आप को अलर्ट रखेगी। जब वो असलियत में घुसेगा तो उसको याद है कि ये वही वायरस है, तो उसको मारने के लिए उसने एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं। तो उस दो टाइम वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, और जो असलियत में वायरस आया उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ पहले से ही तैयार हैं, उसको याद हैं, तो उसको वो जल्दी से मार गिराएगा। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, ये आपको सेम नोट्स में लिखना है। नेक्स्ट टाइम इवन इफ़ द डिजीज विल स्ट्राइक द होस्ट बॉडी विद फुल विगर, जब असलियत में वो जो बीमारी होगी, द बॉडी विल एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबॉडीज़। तो वो जो बॉडी, हमारा शरीर है, वो इन एंटीबॉडीज़ की मदद से अपने आप को बचा पाएगी। दिस इज़ ऑल्सो द बेसिक लॉ फॉलोड बाई वैक्सीनेशन प्रोग्राम डन फॉर इन्फेंट्स। और यही तरीका आपको वैक्सीन जो देते हैं उसमें भी यही तरीका अपनाते हैं कि भी छोटे बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं, तो छोटे बच्चों को दे दिया है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अब जो बच्चा बड़ा होगा या आगे कभी भी जब असली में वो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो
हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करके बैठा है, उसको तब के तब किल कर देगा। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इम्यूनाइजेशन का। ये जो आपकी टेबल है इसको आपको याद रखना है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मलेरिया कौन कर रहा है, तो एक प्रोटोजोआ कर रहा है। वेक्टर क्या है, तो भैया कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, टाइफाइड क्या है, तो भाई सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है। वेक्टर क्या है, कॉकरोच के द्वारा हो सकता है, इसके अंदर हाई फीवर होता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। एड्स क्या है भी, तो HIV वायरस करता है। डेंगू क्या है, तो एक वायरस करता है। कौन से मच्छर से होता है, तो इजिप्ट मॉस्किटो एडीज़। वॉर्म्स के अंदर इंटेस्टाइन कालाइजर डिजीज़। तो ये जो आपकी टेबल को आपको याद रखना है और टेबल को बनाना है। देखिए जो सार्स वायरस है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, सब क्या है वायरस के द्वारा हो रहा है, और इसके अंदर फीवर ही ज़्यादातर होता है। ये आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर के कल नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इसको आपको अच्छे से लिखना है और उसके बाद इसका टेस्ट भी लिया जाएगा।